गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लास्ट में हमने कल क्या पढ़ा था, पैकेजिंग ऑफ डीएनए किया था न्यूक्लियोसोम मॉडल, कि हमारा इतना लंबा डीएनए एक छोटे से स्मॉल न्यूक्लियस में जिसका साइज माइक्रोमीटर्स में होता है, वो इतना लंबा मीटर्स वाला डीएनए कैसे फिट हो पा रहा है, क्योंकि उसकी हाईली पैकेजिंग हो जाती है। जो पैकेजिंग यूनिट है हमारी डीएनए की या जेनेटिक मटेरियल की, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम बनाने के लिए कुछ प्रोटीन्स बताई गई थी कल, जिन्हें हम क्या बोल रहे थे, हिस्टोन प्रोटीन्स इन्वॉल्व थी उस पैकिंग कराने में। पैकिंग हो गई, लेकिन उसको फिर भी हम यूनिफॉर्मली नहीं देख पाते। जब सेल डिवीजन हो रहा है, बहुत सारी स्टेजेस आती हैं, तो हम एक क्लियर फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम हम सिर्फ कौन सी स्टेज में देख पाते हैं, मेटाफेज स्टेज में देख पाते हैं। तो मेटाफेज स्टेज में हम क्या कह सकते हैं कि एक ऐसे लंबी चीज है और इसको मैं एक बहुत कॉम्पैक्ट कर दूं, ये चीज आपको आसानी से दिखाई देगी, जबकि ये एक लंबी पतली आपको सही से दिखाई नहीं देगी। तो मेटाफेज फेज में ये जो हमारा डीएनए है, ये और कॉम्पैक्ट हो जाता है और कंडेंस्ड हो जाता है विद सम एडिशनल प्रोटीन्स। हिस्टोन के अलावा कुछ और प्रोटीन्स वहां पर काम कर रही होती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन जो हमारे डीएनए को और कॉम्पैक्ट कर देगी, ताकि आपको क्रोमोसोम ठीक से दिखाई दे एट दी मेटाफेज। हम मेटाफेज में करते हैं ना कि एक लाइन में अरेंज हो जाते हैं हम क्रोमोसोम, इस तरीके से बनाते हैं। तो ये जो लाइन्स हमें दिखाई दे रही हैं, ये क्या है, और कॉम्पैक्टिंग हो गई है किसकी, क्रोमोसोम की, with the help of non-histone chromosomal proteins। तो हमारा इतना जो लंबा डीएनए है वो एक छोटे से न्यूक्लियस में क्या हो गया है, कॉम्पैक्ट हो गया है। अब इतना लंबा डीएनए है, जैसे हम बात कर रहे थे कल, हमारे 3.3 × 10⁹ बेस पेयर्स ह्यूमन क्रोमोसोम में होते हैं। लेकिन क्या ये सारा का सारा डीएनए यूजफुल है? नहीं। वो पार्ट ऑफ डीएनए जो यूजफुल होता है, या हम कहें जिससे आगे जाकर क्या बनेंगी, प्रोटीन्स बनेंगी, जहां पर ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव का मतलब ये प्रोटीन्स बनाएंगे जाकर। तो प्रोटीन बनाने वाला पार्ट, मतलब या हम कहें काम करने वाला जो पार्ट है हमारा पूरे डीएनए में, उसको हम बोलते हैं यूक्रोमैटिन। क्या बोलेंगे, यूक्रोमैटिन। वो लूजली पैक्ड होता है, और जब आप उसको स्टेन करोगे तो उसके ऊपर स्टेन ज्यादा नहीं चढ़ेगा, क्योंकि कॉम्पैक्ट नहीं है। कोई चीज बहुत ऐसे हो गई है, उसके ऊपर रंग बहुत जल्दी से चढ़ जाएगा, और एक सिंगल चीज होती है उसके ऊपर रंग क्या है, देर से चढ़ता है। तो यूक्रोमैटिन वो पार्ट ऑफ डीएनए है जो आगे जाकर क्या बनाता है, प्रोटीन्स बनाता है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, उसे हम क्या बोलते हैं, यूक्रोमैटिन। तो वो लूजली पैक्ड है। जबकि ज्यादातर जो डीएनए है हमारा, वो कैसा होता है, हेट्रोक्रोमैटिन होता है, हाईली कॉम्पैक्ट, डार्क स्टेन, और उसका कोई काम नहीं है, इनएक्टिव है। हमारे टोटल डीएनए में सिर्फ 3% ऑफ डीएनए इज वर्किंग, काम कर रहा है, वो प्रोटीन्स बना रहा है। बाकी 97% डीएनए हमारा कैसा है, हेट्रोक्रोमैटिन, जो किसी भी तरीके की प्रोटीन नहीं बनाएगा। तो यूक्रोमैटिन इज अ फंक्शनल डीएनए एंड हेट्रोक्रोमैटिन इज नॉन फंक्शनल डीएनए। तो हमारा यूक्रोमैटिन फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए है, जो कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है सिर्फ कितना, 3%। तो ये तो हमने किया कि हाउ अवर डीएनए इज अरेंज्ड या कॉम्पैक्ट इन द न्यूक्लियस। अब हमने ये जानना है कि जेनेटिक मटेरियल, जैसे हम मेंडल के लॉज पढ़कर आए हैं, मेंडल ने फैक्टर्स दिए थे कि समथिंग इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, जिन्हें हम क्या बोल रहे थे, फैक्टर्स बोल रहे थे। अब हमने उनके फैक्टर्स जो मेंडल ने बताया था, उनका बायोकेमिकल नेचर पहचानना है कि वेदर इट इज अ प्रोटीन, इट इज अ आरएनए और इट इज अ डीएनए। हमें आज पता है दैट इज अ डीएनए, हमें पता है, लेकिन
साइंटिस्ट ने उसको कैसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। अब हम वो एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक बनता है एविडेंसेस फॉर जेनेटिक मटेरियल। क्या हमें प्रूफ मिले कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, वेदर इट इज प्रोटीन, डीएनए और आरएनए। इन तीनों में से कौन सा जेनेटिक मटेरियल एक्ट करता है, उसके हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट था ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट, ये ग्रिफ्थ ने परफॉर्म किया था इन 1928। 1928 में उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उन्होंने क्या, एक बैक्टीरिया लिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, जिसकी 2 स्ट्रेन्स थी, मतलब 2 फॉर्म्स थी उसकी। एक एस फॉर्म, एस मीन स्मूथ, आर मीन रफ। तो ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, ये क्या है, कॉजेटिव एजेंट ऑफ निमोनिया, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है ये। तो ये डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया 2 फॉर्म्स में रहता है, स्मूथ फॉर्म और आर फॉर्म। जो आर फॉर्म होती है रफ, मतलब उसका जो बाहर की कवरिंग है वो उबड़ खाबड़ है, कोई शाइन नहीं है, डल कवरिंग है, तो इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे, रफ बोलेंगे। लेकिन रफ फॉर्म क्या होती है बच्चे, नॉन वर्लुएंट। नॉन वर्लुएंट का मतलब डिजीज कॉज करने की कैपेबिलिटी इसके पास नहीं होती। डू नॉट कॉज डिजीज, ये डिजीज नहीं कॉज करता। तो डिजीज ना कॉज करने वाले को हम क्या बोलते हैं, नॉन वर्लुएंट। वर्लुएंसी का मतलब होता है कितनी क्षमता से वो डिजीज कर सकता है। एस का मतलब है स्मूथ, जिसका बाहर सेल वॉल बिल्कुल स्मूथ और शाइनी होगी, चमकदार होगी, इसको हम क्या बोलेंगे, स्मूथ स्ट्रेन बोलेंगे। और इसकी वजह से ही क्या होती है, डिजीज, वर्लुएंट है ये, डिजीज कॉजिंग है। तो ग्रिफ्थ ने क्या बताया कि 2 स्ट्रेन्स में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एग्जिस्ट करता है। एक के पास तो डिजीज कॉजिंग कैपेबिलिटी है और दूसरे के पास डिजीज कॉजिंग कैपेबिलिटी नहीं है। तो उसने क्या किया, एक बार तो उसने एस फॉर्म ली, एस स्ट्रेन लिया और माइस में इंजेक्ट करा दिया। उस बैक्टीरिया को लिया और माइस में इंजेक्ट करा दिया। तो एस स्ट्रेन तो वर्लुएंट था, तो माइस में क्या हो गया, निमोनिया हो गया। निमोनिया की वजह से माइस की क्या हो गई, डेथ हो गई। दूसरी बार उसने क्या किया, आर स्ट्रेन लिया। आर कौन सा था बच्चे, रफ, जो कैसा था, नॉन वर्लुएंट, डिजीज कॉजिंग कैपेबिलिटी नहीं थी उसके पास। उसने क्या किया, माइस में इंजेक्ट कर दिया और डिजीज नहीं होगी, निमोनिया नहीं होगा, माइस क्या कर जाएगा, सरवाइव कर जाएगा, माइस लिव। तो एस की वजह से डेथ हो रही है और आर की वजह से माइस जिंदा रह रहा है। फिर उसने क्या किया, जो ये एस स्ट्रेन था उसको गर्म कर दिया। गर्म करने से वो मर जाएगा, है ना, किल हो जाएगा वो बैक्टीरिया, है ना। हम चीजों को गर्म करके रखते हैं ताकि बैक्टीरिया ग्रो ना कर सके। तो ऐसे ही उन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन को गर्म कर दिया और उस गर्म स्ट्रेन को फिर उसने माइस में इंजेक्ट कराया। तो माइस क्या है, जिंदा हो गया, क्योंकि एस स्ट्रेन स्मूथ फॉर्म जो थी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वो किल हो गई, मर गई। अगली बार उसने क्या किया, उस हीट किल एस स्ट्रेन को साथ में क्या डाल दिया, आर स्ट्रेन। क्या डाल दिया, जो हीट किल्ड उसने बनाया था अभी एस स्ट्रेन, उसके साथ उसने आर स्ट्रेन भी डाल दिया और माइस में इंजेक्ट कर दिया। तो उसने एक ड्रास्टिक चेंज देखा। वो क्या देखा कि माइस डाई हो गया, मर गया। देखो, आर की वजह से भी माइस लिव हो रहा था, एस स्ट्रेन की वजह से भी माइस, जब हीट किल्ड था माइस लिव। तो यहाँ पर माइस लिव आना चाहिए, लेकिन उसने क्या देखा, माइस मर गया। तो उसके दिमाग में क्या क्वेश्चन उठा कि ऐसी क्या चीज हुई है कि माइस के अंदर निमोनिया की डिजीज आ गई।
निमोनिया कॉज करने वाला तो कौन था? एस स्ट्रेन। तो उसने क्या सोचा कि ऐसा कुछ बदला है कि एस स्ट्रेन में से चीज ट्रांसफर हो गई है आर स्ट्रेन में, जिसकी वजह से आर भी क्या हो गया? वर्लुएंट हो गया। तो उसने क्या सोचा कि वैसे तो यहाँ पर माइस लिव हो जाना चाहिए था, माइस बचना चाहिए था, लेकिन माइस में निमोनिया की डिजीज हो गई, तो समथिंग इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम एस स्ट्रेन। एस स्ट्रेन क्या था? जो वर्लुएंट था। कुछ ना कुछ एस स्ट्रेन से ट्रांसफर हो गया है आर स्ट्रेन में, जिसने उसको क्या बना दिया? वर्लुएंट बना दिया। एस स्ट्रेन से कुछ ट्रांसफर हो गया आर स्ट्रेन में, जिसकी वजह से इसके पास क्या आ गई? डिजीज कॉज करने की कैपेबिलिटी आ गई। तो यही ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है बदल जाना। तो यहाँ पर आर स्ट्रेन क्या हो गया? नॉन वर्लुएंट से किस में बदल गया? वर्लुएंट में बदल गया, चेंज हो गया। तो ग्रिफ्ट ने सिर्फ इतना देखा, उसने ये नहीं देखा कि भाई क्या चीज है वो, उसने सिर्फ क्या बताया कि समथिंग इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम एस स्ट्रेन टू आर स्ट्रेन विच मेक आर स्ट्रेन नॉन वर्लुएंट टू वर्लुएंट। समथिंग इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम एस स्ट्रेन टू आर स्ट्रेन। समथिंग, उसने उस समथिंग का नेचर नहीं बताया। फिर ग्रिफ्ट के 4-5 साल के बाद, एक्सपेरिमेंट के बाद 1933 में 3 नए साइंटिस्ट आए, एवेरी, मैक्लॉयड एंड मैकार्टी। उन्होंने बायोकेमिकल नेचर को आइडेंटिफाई किया इस आर स्ट्रेन का। आर स्ट्रेन में क्या चीज गई है, उस चीज को उन्होंने आइडेंटिफाई किया। उन्होंने क्या किया, ये जो अब ग्रिफ्ट ने क्या कहा था कि एस स्ट्रेन से समथिंग इज ट्रांसफर्ड टू आर स्ट्रेन। एस स्ट्रेन से कुछ ना कुछ ट्रांसफर हुआ है आर स्ट्रेन में, जिसने आर स्ट्रेन को भी क्या बना दिया? वर्लुएंट बना दिया। अब वो जो समथिंग चीज ट्रांसफर हुई है, इन 3 साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई करी है। उन्होंने क्या किया, जो एस स्ट्रेन था उसको सेंट्रीफ्यूज कर दिया, मतलब उसको तोड़ दिया और उसके सारे केमिकल्स को, प्रोटीन्स को अलग कर दिया, आरएनए को अलग कर दिया, डीएनए को अलग कर दिया। तो उसने क्या, तीनों चीजों को अलग कर दिया एस स्ट्रेन में से। ठीक है, अब उन्होंने क्या करा, अब जो एस स्ट्रेन था, एस स्ट्रेन में से तीनों चीजें निकाल ली। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, प्रोटीन की ट्रीटमेंट कराई एंजाइम प्रोटीएज से। प्रोटीएज वो एंजाइम होता है जो प्रोटीन को तोड़ देता है, इनएक्टिव बनाएगा। इनएक्टिव बना दिया प्रोटीन को, और उसने वो प्रोटीन को आर स्ट्रेन के साथ मिलाया, तो क्या देखा, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, क्या किया उसने 3 अलॉट बना लिए। इन्होंने 3 अलॉट बना लिए। क्या किया, एक बार प्रोटीन, आरएनए और डीएनए तीनों चीजें अलग अलग कर ली। प्रोटीन को डीनेचर्ड कर दिया और उसको आर स्ट्रेन के साथ मिलाया, तब भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी। तो हम क्या कह सकते हैं, प्रोटीन तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि अगर प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि प्रोटीन तो टूट चुका है। किसकी हेल्प से, प्रोटीएज की हेल्प से। फिर उसने क्या किया, आरएनए लिया, आरएनए को तोड़ा, किसके साथ, आरएनएज एंजाइम को, आरएनए को इनएक्टिव बना दिया। फिर भी वो क्या देखता है कि आर स्ट्रेन है वो ट्रांसफॉर्म्ड हो गया वर्लुएंट में। तीसरी बार वो क्या करते हैं, डीएनए को तोड़ देते हैं और फिर आर स्ट्रेन की ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। तो क्या देखते हैं, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही। मतलब वो चीज, कौन सी चीज थी जो ट्रांसफर हुई है एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में, दैट इज डीएनए। क्योंकि जब उन्होंने डीएनए को तोड़ दिया और फिर उसको आर स्ट्रेन के साथ मिलाया तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई। आर स्ट्रेन क्या रहा, नॉन वर्लुएंट ही रहा। क्या रहा, नॉन वर्लुएंट ही रहा। माइस क्या हो गया, लिव कर गया। ठीक है,
तो एवेरी, मैक्लॉडी और मैकार्डी ने ये चीज प्रूव करी जो ग्रिफ्थ ने कही थी। कि ग्रिफ्थ ने क्या कहा था कि समथिंग इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम एस स्ट्रेन टू आर स्ट्रेन मेकिंग आर स्ट्रेन वर्लुएंट। दैट समथिंग इज डीएनए, जो एवेरी, मैक्लॉडी और मैकार्डी ने प्रूव करी कि जब हम डीएनए को डीनेचर्ड कर रहे हैं तब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती है, और उस ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही तो आर स्ट्रेन नॉन वर्लुएंट ही रहेगा, वर्लुएंसी उसके अंदर नहीं आएगी। तो ये था सबसे पहला एक्सपेरिमेंट, ये चीज प्रूव करने के लिए कि हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है, ना प्रोटीन है ना आरएनए है। ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट बोलते हैं इसको, दूसरा नाम क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, तो ये था। लेकिन बायोकेमिकल जो नेचर है वो इन 3 साइंटिस्टों ने प्रूव किया। ग्रिफ्थ ने सिर्फ ये बताया कि समथिंग इज ट्रांसफर, समथिंग का जो नेचर है दैट इज डीएनए वाज प्रूव्ड बाय एवेरी, मैक्लॉडी एंड मैकार्डी। ठीक है, सेकेंड जो एक्सपेरिमेंट है हमारा जो ये प्रूव करेगा कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, वो है ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट। इसको हम ब्लेंडर्स एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। ये दिया था हर्शे एंड चेज ने इन 1952। उन्होंने क्या किया, अब हमें पता है बैक्टीरियोफाज क्या होता है बच्चे। बैक्टीरियोफाज आर दोज वायरसेस विच इन्फेक्ट दी बैक्टीरिया। वो वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफाज। तो कोई भी वायरस जब ग्रो करेगा उसको क्या चाहिए, बैक्टीरिया चाहिए, है ना। तो बैक्टीरियोफाज को ग्रो कराने के लिए क्या चाहिए हमें, बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए क्या चाहिए, फूड चाहिए, जो हम आर्टिफिशियल तरीके से दे सकते हैं केमिकल्स की फॉर्म में। जैसे हम ग्लूकोज दे दें, सुक्रोज दे दें, या हम और अमाइनो एसिड्स दे दें, हम प्रोटीन्स दे दें। तो जब आप बाहर से कोई भी चीज दे रहे हो ग्रो कराने के लिए, दैट फॉर्म दी मीडियम, उसको हम क्या बोलेंगे, वो मीडियम होता है। तो हर्शे एंड चेज ने एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया, अब हमें पता है बैक्टीरियोफाज जो वायरसेस होते हैं उनके पास 2 ही चीजें हैं, एक बाहर प्रोटीन कोट और अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, दैट में बी आरएनए और दैट में बी अ डीएनए। जेनेटिक मटेरियल और बाहर क्या है, प्रोटीन कोट। ठीक है, तो हर वायरसेस का यही है। तो बाहर प्रोटीन्स हमें पता है किससे बने होते हैं, अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, उनके अंदर सल्फर पाया जाता है। जबकि जेनेटिक मटेरियल चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो वो किससे बनेगा, उसके पास जो क्या जरूर होगा, फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फोरस होगा। कल हमने किया था ना कि न्यूक्लियोटाइड, वेदर इट इज इन फॉर द डीएनए और फॉर द आरएनए, न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें होती हैं, शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस और फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फेट होगा, फॉस्फोरस। तो हमने जाना कि प्रोटीन को बनाने के लिए क्या चाहिए, सल्फर, और जेनेटिक मटेरियल वेदर इट इज आरएनए और डीएनए उसमें क्या प्रेजेंट होता है, फॉस्फोरस। तो हर्शे एंड चेज ने क्या किया कि बैक्टीरियोफाज को अलग अलग कलर से या हम कहें रेडियो लेबल कर दिया, मतलब उसकी रेडियो एक्टिविटी चेंज कर दी, उसके अंदर जो कंपाउंड्स होते हैं। सबसे पहले उसने क्या किया, एक S35 रेडियो लेबल प्रोटीन कोड, क्योंकि S35 कहाँ जाएगा बच्चे, प्रोटीन में जाएगा, क्योंकि प्रोटीन्स में ही सल्फर होती हैं, हमारे जेनेटिक मटेरियल में सल्फर नहीं होगी। तो ही रेडियो लेबल द बैक्टीरियोफाज बाय ग्रोइंग ऑन ई कोलाई हैविंग, ई कोलाई क्या है, बैक्टीरिया है जो जिसके पास क्या है, रेडियो एक्टिव S35, सो दैट प्रोटीन कोट ऑफ फेज इज रेडियो लेबल। तो एक लॉट तो उसने ऐसे बैक्टीरियोफाज बना लिए जहां पर
S35 रेडियो लेबल था। फिर उसने क्या किया, ही ग्रो इन अनदर मीडियम जिसमें क्या था, P32 था, जो क्या कर देगा, इस जेनेटिक मटेरियल को रेडियो लेबल कर देगा। तो उसने दो तरह के बैक्टीरियोफाज बना लिए। एक तो कहाँ पर, प्रोटीन कोट रेडियो लेबल था, और दूसरे बैक्टीरियोफाज क्या थे, जहां पर जेनेटिक मटेरियल रेडियो लेबल था। ठीक है, तो सबसे पहले उसने वो बैक्टीरियोफाज लिए जो क्या थे, बाहर से रेडियो लेबल थे, मतलब उनका प्रोटीन कोट लेबल्ड था, डीएनए क्या था, या जेनेटिक मटेरियल हम बोलेंगे क्योंकि हमें नहीं पता वेदर इट इज डीएनए और आरएनए। जेनेटिक मटेरियल क्या था, नॉन रेडियो लेबल था। फिर हमने इस बैक्टीरियोफाज को बैक्टीरियल सेल में इंसर्ट कराया, मतलब ट्रांसडक्शन कराई, ट्रांसफर कराया। हमें पता है कि जब बैक्टीरियोफाज किसी भी सेल के अंदर एंटर करता है, वो अपनी प्रोटीन कोट को बाहर ही छोड़ देता है। इट लीव इट्स प्रोटीन कोट आउटसाइड, और सिर्फ अंदर क्या जा रहा है, डीएनए जा रहा है। तो हमने क्या देखा कि जब हमने बैक्टीरियल सेल को इससे रेडियो लेबल S35 से ट्रांसड्यूस कराया, तो फिर हमने क्या कर दिया, उस बैक्टीरियल सेल को ब्लेंडिंग करा दी। ब्लेंडिंग मतलब इसके साथ अटैचमेंट करा दी। फिर उसके कुछ टाइम बाद हमने क्या कर दिया, उस बैक्टीरियल सेल को तोड़ दिया, सेंट्रीफ्यूज कर दिया। तो सेंट्रीफ्यूज में हम क्या देखेंगे कि नीचे कुछ जम जाती हैं बैक्टीरियल कॉलोनीज, बैक्टीरियल सेल की कॉलोनीज, क्योंकि वो क्या हो जाएंगी, हैवी, और जो प्रोटीन कोट था वो क्या रह जाएगा, बाहर। तो रेडियो लेबल्ड चीज सिर्फ कहाँ रह रही है, बाहर रह रही है, जबकि अंदर जो बैक्टीरियल सेल के अंदर चला गया है वहां पर कोई भी रेडियो लेबिलिटी नहीं आई। एक एक्सपेरिमेंट तो उसने ये किया। दूसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया, अब कौन सा बैक्टीरियोफाज लिया, P32 वाला, जहां पर फॉस्फोरस रेडियो लेबल है, और दोबारा से ई कोलाई के साथ ट्रांसडक्शन कराकर, ब्लेंडिंग कराकर उन्होंने क्या दोबारा से सेंट्रीफ्यूज करा। तो उन्होंने क्या देखा कि नीचे जो पैलेट आता है, बैक्टीरियल कॉलोनीज आती हैं, वहां पर रेडियो लेबिलिटी आ रही है, जबकि ऊपर की तरफ रेडियो लेबिलिटी नहीं आ रही। इससे क्या प्रूव हुआ कि बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या चीज जा रही है, सिर्फ इनसाइड मटेरियल जा रहा है, प्रोटीन इज नॉट गोइंग। तो क्या चीज ट्रांसफर हो रही है, दैट इज जेनेटिक मटेरियल, दैट इज डीएनए और आरएनए, नॉट अ प्रोटीन। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो गया दैट जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए नॉट एन प्रोटीन। प्रोटीन नहीं, क्योंकि अगर प्रोटीन होती तो इस वाले एक्सपेरिमेंट में भी हमारी बैक्टीरिया कॉलोनीज कैसी आनी चाहिए थी, रेडियो लेबल आनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर रेडियो लेबल कहाँ आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, पैलेट में नहीं आ रहा है, जबकि यहाँ पर पैलेट में रेडियो लेबिलिटी आ रही है। इससे क्या प्रूव हो रहा है, क्या चीज चली गई है बैक्टीरियल सेल में, दैट इज डीएनए, क्योंकि डीएनए ही रेडियो लेबल था यहाँ पर, जबकि यहाँ पर जब प्रोटीन कोट रेडियो लेबल थी तब चीज ट्रांसफर नहीं हुई। तो इससे क्या प्रूव हो गया कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, डीएनए है, नॉट अ प्रोटीन। देखो आपकी बुक में भी एक्सपेरिमेंट दिखा रखा है। ये बैक्टीरियोफाज लिया हमने, ट्रांसडक्शन कराई, ब्लेंडिंग हो गई, और फिर हमने सेंट्रीफ्यूज कर लिया। तो क्या देखा कि जब आपने प्रोटीन कोट रेडियो लेबल ले रहे हैं, तो रेडियो लेबल, नो रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन सेल, रेडियो एक्टिविटी सिर्फ कहाँ आ रही है, ऊपर सुपरनेटेंट में आ रही है। जब हमने क्या ले लिया, P32 रेडियो लेबल डीएनए लिया, तो तब हमारी रेडियो एक्टिविटी सेल के अंदर भी आ रही है। तो इसका मतलब सेल के अंदर क्या चीज ट्रांसफर हुई है,
दैट इज डीएनए नॉट एन प्रोटीन। तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट से हमारा क्या प्रूव हो रहा है कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल नॉट अ प्रोटीन। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एविडेंसेस फॉर द जेनेटिक मटेरियल, ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट और आपका हर्शे एंड चेस का एक्सपेरिमेंट। ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट को हम ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट, चेंज हो रहा है। ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि ट्रांसड्यूस हो रहा है, क्या अंदर इंसर्ट हो रहा है, क्या बैक्टीरियल सेल के अंदर, वेदर इट इज अ प्रोटीन और अ डीएनए। एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूव हुआ, क्या चीज इंसर्ट होती है, दैट इज डीएनए नॉट अ प्रोटीन। तो ट्रांसफर करने वाली चीज जो मेंडल ने बताई थी वो क्या है, डीएनए है, ना कि प्रोटीन जो हमारे फैक्टर्स की तरह काम करती है। ठीक है, थैंक यू।